स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, अजीर शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन है युवा, आंगन, वार्धक्य, जरावस्था। तो इसका सही उत्तर है आंगन। अजीर का अर्थ है आंगन। और इसी से मिलता जुलता शब्द है अजर। अजर का अर्थ है जो कभी बूढ़ा न हो, और अजीरा का अर्थ है दुर्गा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, जैसे ही छोटी ई की मात्रा लगता है तो अजीर हो जाता है यानी आंगन, और अजर माने जो कभी बूढ़ा न हो। इन प्रश्नों के साथ आप अपना चेक भी कर सकते हैं कि आप कितनी जानकारी है आपकी इन विषयों पे या इन शब्दों को लेकर के। दूसरा प्रश्न है, इनमें एक शब्द अनेकार्थी नहीं है। तो जो शब्द अनेकार्थी नहीं है हमें उसे तलाश करना है। ऑप्शन है कर, वर्ण, लज्जा, अर्क। तो इसका सही उत्तर है लज्जा। लज्जा अनेकार्थी नहीं है। बाकी जो शब्द हैं देखें कि किस तरह से अनेकार्थी हैं। जैसे कर, कर का हम देखें तो कर से हाथ भी होता है, टैक्स भी होता है। वर्ण से अगर देखें तो अक्षर भी होता है, रंग भी होता है, और जो चतुर्वर्ण होता है उसके बारे में भी वर्ण का प्रयोग किया जाता है। अर्क के बारे में देखें तो अर्क से तात्पर्य सूर्य भी होता है और तांबा भी होता है। अर्क का एक अर्थ काढ़ा भी होता है। तो ये सारे शब्द अनेकार्थी हैं, यानी इनके अनेक अर्थ हैं, लेकिन लज्जा जो शब्द है वो अनेकार्थी नहीं है। अगला प्रश्न है, अनेकार्थी शब्द नाग का निम्न में से एक अर्थ है। अब देखिए, पहले ही बता दिया है कि नाग जो शब्द है ये अनेकार्थी है। अब अनेकार्थी है तो इनमें से कौन सा एक अर्थ इसका सही है? ऑप्शन है हाथी, मोक्ष, रथ, पारा। तो इसका सही उत्तर है हाथी। अब देखिए, नाग से हम सभी सांप ज़्यादातर तात्पर्य समझते हैं कि सांप को नाग कहते हैं, लेकिन हाथी को भी नाग कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा किन किन और चीज़ों को नाग कहते हैं वो देखिए। सांप को कहते ही हैं, हाथी को आपने यहाँ देखा, पर्वत और बादल। ठीक, तो सांप, हाथी, पर्वत, बादल, ये सब जो है नाग शब्द के अनेकार्थी शब्दों में आते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, जल में जन्म लेने वाला के लिए एक शब्द है। ऑप्शन है जलचर, जलज, जलनिधि, जलधर। तो इसका जो सही उत्तर है जलज। जल में जन्म जो लेता है उसे जलज कहते हैं। ठीक, लेकिन जल में जो प्राणी रहते हैं उन्हें जलचर कहते हैं, जो उसमें चलते फिरते अपना जीवन यापन करते हैं। तो जल में रहने वाले प्राणी को जलचर, और समुद्र को जलनिधि कहते हैं। ठीक, जलनिधि कहीं भी आए उसका तात्पर्य समुद्र से होगा। और एक शब्द अंतिम ऑप्शन में जो जलधर है, जो जल को धारण करता है, वो जलधर होता है। ठीक साथियों, हमारी ये जो हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स है, ये इसका PDF हमने 150 रुपये इसका मूल्य रखा हुआ था, लेकिन आप सभी छात्रों के आग्रह पर परीक्षाओं की दृष्टि से हमने इसका जो मूल्य है वो 120 रुपये कर दिया है। जब तक परीक्षाएं आप सभी की चल रही हैं इन दिनों, तब तक आप अगर चाहें तो हमारे इस हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स की PDF 120 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं। और ये ऑफ़र कोई अंतिम डेट नहीं है, जब तक आपकी परीक्षाएं हैं तब तक आपको 120 रुपये में ये उपलब्ध रहेंगी। आप जब चाहें हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। प्रिंट बुक अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए आपको 290 रुपये लगेंगे। अगला प्रश्न है, आगामी शब्द का विलोम क्या है? आगामी शब्द, ऑप्शन है पश्च, भूत, विगत, अनागत। तो इसका जो सही उत्तर है वह है विगत। आगामी का विलोम विगत होता है। बाकी सारे जो पश्च, भूत, ये सारे जो आपको भ्रम, आपको उलझाने के लिए दिए जाते हैं, लेकिन इसका सही जो अर्थ है वह विगत है। आगे हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दाता शब्द का सही रूप में विलोम है? ध्यान दीजिए, दाता शब्द का सही विलोम कौन सा होगा? ऑप्शन है मसीहा, दानव, याचक, देने वाला। तो इसका जो सही उत्तर होगा याचक। दाता का विलोम शब्द याचक होगा। दाता का अर्थ है देने वाला और याचक का अर्थ है मांगने वाला। चर्म शब्द का समभिन्नार्थक क्या है?
चर्म शब्द का समभिन्नार्थक का तात्पर्य है कि सम एक जैसा सुनाई दे लेकिन उसका अर्थ भिन्न हो, समभिन्नार्थक। तो अब ऑप्शन देखते हैं। चर्म का चरम, चमड़ा, चित्र, अंतिम। तो इसका सही उत्तर होगा चरम। देखिए सुनने में चर्म का चरम आ रहा है लेकिन उसका अर्थ भिन्न है, इन दोनों के अर्थ भिन्न है। चरम का अर्थ एक तरह से मान सकते हैं कि जो चर्मोत्कर्ष जैसे हम कहते हैं, और एक चर्म का अर्थ है चमड़ा। तो इन सुनने में एक जैसे लगने वाले शब्दों के अर्थ भिन्न होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, अनेकार्थक शब्द के रूप में गुरु का कौन सा अर्थ गलत है? ऑप्शन है पचाने में कठिन, शिक्षक, भारी या एक नक्षत्र। तो इसका सही उत्तर है एक नक्षत्र, यानी गुरु शब्द का एक अर्थ गलत है, वो है एक नक्षत्र। बाकी गुरु का जो अर्थ है पचाने में कठिन, जो पचाने में कठिन होता है उसको कहते हैं बहुत गुरु, यानी भोजन भी जो है वो गुरु था। शिक्षक को भी गुरु कहते हैं और भारी को भी गुरु कहा जाता है। तो यानी गुरु शब्द जो है ये अनेकार्थक है, इसे आपको ध्यान रख। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तरणी और तरणी का जो शब्द युग्म है इसका सही अर्थ क्या होगा? ठीक, तरणी और तरणी, देखिए एक में छोटी ई की मात्रा, एक में बड़ी ई की मात्रा, बाकी शब्द वही है लेकिन दोनों शब्दों के अर्थ भिन्न हो जाएंगे। अब आप इसमें से ऑप्शन सही तलाशेंगे तो इसका जो सही उत्तर होगा सूर्य और नाव। जब सूर्य, देखिए सूर्य विशाल है, बड़ा है, लेकिन छोटी ई की मात्रा इसमें तरणी, लेकिन नाव छोटी है उसमें ई की मात्रा बड़ी। आप इस तरह से इसको समझ लीजिए, इन दोनों शब्दों के युग्म का अंतर। तरणी जब छोटी ई रहेगी तो ये सूर्य हो जाता है, और तरणी जब बड़ी ई लगेगा तो नाव हो जाएगा इसका अर्थ। तो इसे, इन दोनों अर्थों को आप ध्यान रखिए। और तरुणी जब हो जाता है तब वो युवती हो जाता है। ठीक, तो इन शब्द ऐसे भिन्न जो युग्म वाले शब्द होते हैं ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। युग्म में एक जैसे समश्रुति वाले जो शब्द होते हैं, जो एक जैसे सुनाई पड़ते हैं लेकिन उनके अर्थ भिन्न होते हैं। दिखने में भी जो उनकी लिखावट होती है वो एक जैसी होती है लगभग, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा सा अंतर होता है, उसकी वजह से उसका अर्थ बदल जाता है। तो आपको उसे भी ध्यान रखना है। जैसे अगर आप देखें कि देहात और ऊपर अगर उसके आप बिंदी लगा दें, अनुस्वार लगा दें तो देहांत हो जाता है। ठीक, तो एक बिंदी से अर्थ कितना परिवर्तित हो जाता है ये आपको ध्यान रखना है। परीक्षाओं में धैर्य के साथ इनके ऑप्शन को देखना है। अगला प्रश्न है, शाश्वत शब्द का विलोम क्या है? ऑप्शन है मृत्यु, मर्त्य, नश्वर, क्षणिक। तो इसका सही उत्तर होगा नश्वर। शाश्वत का है जो युगों युगों तक जीवित रहे या चलता रहे, वो शाश्वत होता है। और नश्वर जो क्षणभंगुर होता है। अगर नश्वर ऑप्शन नहीं देता है तब अगर क्षणिक दिया रहे तो आप उसे अपना सही उत्तर बनाएं। ठीक, तो शाश्वत का सही विलोम नश्वर होगा। तो दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए लेकर के आए थे। एक तरह से ये आप इनके अभ्यास निरंतर करते होंगे टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं में, लेकिन एक तरह से आपके लिए जो चेक करने के लिए, अपना टेस्ट लेने के लिए ये काफ़ी होगा। आप इससे समझ पाएंगे कि जिन चीज़ों को बहुत छोटा समझ के हम इग्नोर करते रहते हैं वो सारे प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं परीक्षाओं की दृष्टि से। तो उम्मीद है आपके लिए ये काम का होगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।